अध्याय 1346। कृपया मदद करें। दानव साम्राज्य के दूसरे शक्तिशाली इप्सिलन ने गुप्त रूप से हमला किया और अंडरवर्ल्ड के मास्टर को दूर धकेल दिया। झंगी अपने दिल में ये कहने से खुद को नहीं रोक सके, वो वाकई मेरी जेनरेशन का ही है। डीमन नेशन के ओल्ड एप्सिलॉन ने लंबे समय तक कड़ी फाइट की और अंडरटेकर द्वारा लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था, लेकिन एक्चुअल एक्शन लेने से पहले उसने अब तक सब कुछ सहा। बूम! ब्लड सी में विशाल लहरें उठीं और अंडरटेकर पानी को पार करते हुए एक गोल्डन लाइट के रूप में प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अब कोई शांति नहीं थी, वो बस दूर से उस व्यक्ति को देख रहा था जिसने उस पर हमला किया था। वो एक यंग डीमन था। डीमंस दिखने में ह्यूमंस जैसे ही हैं, लेकिन शायद उनकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उनका लाइफ स्पैन आम लोगों से कहीं ज्यादा होता है। हालांकि बेसिक फीचर्स में कोई बड़ा अंतर नहीं था और उसकी अपीयरेंस देखकर लगता था वो 40 के दशक में एक डीमन वॉरियर है। फैटीजू झंग यी के पास खड़ा था और हैरानी से बोला, ये डीमन नेशन के लोग बहुत पावरफुल है। सच में 2 एप्सिलॉन है, ये तो बहुत ज्यादा है। ये सच में अनयूजुअल बात थी। तुम जानते हो, अब भी वर्ल्ड कोलैप्स के 2.5 साल बाद जियांगनन रीजन में बस एक रील एप्सिलॉन है, झंगी। मोस्ट रीजन्स में पब्लिकली सिर्फ एक ही एप्सिलॉन होता है। ऑफ कोर्स पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी होते हैं, जैसे जियांगनन से ज़हुवायु और दोघाई से सुजाकू, जियांगहा। ये लोग जल्द या देर में एप्सिलॉन बढ़ ही जाएंगे, लेकिन आउटर वर्ल्ड की तुलना में डीमन एम्पायर का एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल लेवल बहुत ही लो है। यह थोड़ा सस्पिशियस लगता है कि 2 एप्सिलॉन्स ऐसे ही बोर्न हुए, वो भी बिना किसी एडवांस्ड टेक सपोर्ट के, और उनमें से एक तो मरता हुआ बूढ़ा था। यांग जिंगसन की काम आवाज सबके कानों में गूंजी। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अगर ये जगह सच में किसी हिडन अबिस जैसी है, तो सोचो किनलिंग माउंटेन के नीचे जो 2 जायंट सेंटिपीड्स मिले थे, वो भी इसी तरह थे। ये सुनकर सबको जैसे क्लैरिटी मिल गई। जरूर कोई स्पेशल रीजन है कि डीमन एम्पायर के लोग इतने बड़े कदकाठी के हैं, और यहां 2 एप्सिलॉन लेवल एलियंस भी हैं। झंग यी की आईज अब इंटेंस फायर से जल रही थी। अगर ऐसा है तो यहां कोई डिवाइन सोर्स या रिचुअल स्पिरिट का अस्तित्व भी हो सकता है। उसी पल सिटी वॉल पर बैठा यंग डीमन एप्सिलॉन छलांग मारता है और हजारों मीटर हवा में उड़ता है, फिर एक पैराबोला में नीचे की ओर आता है। अब अंडरटेकर भी केयरलेस नहीं रह सकता था। जब 2 अपोनेंट्स सामने हो तो काम रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलो कि हालांकि अंडरटेकर के पास पावरफुल सुपरनैचुरल पावर्स है, लेकिन उसका एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई जिसने 10 साल तक केवल सूट्रास पढ़े हैं, वो अचानक फुल कंट्रोल के साथ पावर यूज कर सकेगा। ये वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को बरेट राइफल पकड़ा देना। चलाना तो दूर, ठीक से पकड़ना भी मुश्किल हो। और जो लोग अंडरटेकर की साइड में हैं, जैसे झंगी, गाओ चंग कोंग और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, वे भी उसे पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते। वो भी उस पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। एवरीवन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अंडरटेकर की वॉइस बैटलफील्ड में गूंज उठी। अब अगर कोई अपनी ताकत बचाकर रखेगा तो अंडरटेकर उसे अपना दुश्मन मान सकता है। लांसलॉट बैटलफील्ड के सेंटर में खड़ा था, एक जायंट स्वॉर्ड पकड़े। उसके चारों ओर 1000 मीटर के रेडियस में हर तरफ टूटी लाशें थी और खून बह रहा था नदी की तरह। अब कोई भी इंटैक्ट डीमन वॉरियर नहीं बचा था। अंडरटेकर की बात सुनकर वो हंसा। हे मिस्टर अंडरटेकर, ओल्ड मैन को मेरे पास छोड़ दो, तुम जाकर न्यू गाय को संभालो। अंडरटेकर ने अप्रूवल में सिर हिलाया। बूम! इस समय यंग डीमन एप्सिलॉन एक कैनन बॉल की तरह ग्राउंड पर गिरा, प्रोड्यूसिंग अ डेफनिंग क्रैश। वो दानव साम्राज्य का वर्तमान हाई प्रीस्ट और डीमन एम्पायर की सुप्रीम पावर का धारक है। ब्लड सी के किनारे वाला बूढ़ा आदमी पिछली पीढ़ी का ग्रैंड प्रीस्ट था। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उसने अपना पद छोड़ दिया और अपने पूर्वजों की तरह एक गार्डियन बनने के लिए
रक्त सागर के किनारे आ गया। हाई प्रीस्ट धीरे धीरे सीधा हुआ। वो 10 मीटर से ज्यादा लंबा था और उसका पूरा शरीर एक्सप्लोसिव पावर से भरा हुआ लग रहा था। उसका गंजा सिर नीली रोशनी से चमक रहा था। अपर बॉडी पूरी तरह नग्न थी, मांसपेशियां उभरी हुई थी और सिर्फ लोअर बॉडी मोटे कपड़े की पतलून से ढकी थी। वो अपने सामने जलती पायर को घूर रहा था। उसकी आंखें ठंडी और इमोशनलेस थी, जैसे किसी जिंदा इंसान की नहीं। बूम! अचानक उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक पर्पल बीम निकली, जो फाइनल रिचुअल पायर की ओर तेजी से बढ़ी। लेकिन इस बार झंग वायु पूरी तरह रेडी था और तुरंत उसने उसे डॉज कर लिया। इसके बाद उसने डिसाइसिवली हाई प्रीस्ट पर हमला किया। हाई प्रीस्ट को भी पता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने अपने शरीर को एक मंकी की तरह मूव किया और सीधे केव के ऊंचे गुंबद पर छलांग लगा दी। शाश, शाश, शाश! उसके माथे की डीमोनिक आई से निकली पर्पल बीम आसमान में स्वॉर्ड की तरह फैलती चली गई और जल्द ही एक बड़ा पर्पल वेव बन गया। झंग वायु गोल्डन लाइट से ढका हुआ था और उसने बड़ी फुर्ती से सारे अटैक्स को डॉज किया। लेकिन बाकी सोल्जर्स के लिए ये एक डिजास्टर बन गया। जो भी एलियन उस पर्पल बीम को छूता, वो बिना किसी आवाज के कई टुकड़ों में कट जाता। दूसरी तरफ पुराना वॉचर बुरी तरह घायल हो गया था। उसका एक हाथ भी टूट चुका था। लांसलॉट अपनी नाइट स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ दौड़ा। उसी वक्त गांव चंकों को भी होश आ गया। एन एप्सिलॉन लेवल सोर्स, यूर क्लेवर इंडीड। वो इस फ्री में मिले डिवाइन सोर्स को छोड़ने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी गोल्डन होली स्वॉर्ड एक्टिवेट की और बैटलफील्ड में शामिल हो गया। झंगी वही खड़ा रहा। उसके पास फाइट में कूदने की कोई मंशा नहीं थी। लाइंग वायु खुद को पूछे बिना नहीं रोक सकी। झंगी, ये सब एप्सिलॉन लेवल सोर्स के लिए लड़ रहे हैं, है ना? वो ओल्ड डीमन तो घायल है, एकदम मुफ्त का उपहार। झंगी ने शांति से जवाब दिया। घायल जानवर सबसे खतरनाक होते हैं। किसी भी एप्सिलॉन को अंडर एस्टिमेट मत करो। उनकी कैपेबिलिटी इंडेक्स कभी कभी धोखा देती है। पास खड़े सभी लोग झंगी की सोच से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। झंगी सच में ऐसा इंसान था जो काम होकर सोच सकता है और ऐसा लालच भी ठुकरा सकता था। लेकिन अचानक झंगी की आंखों में एक शरारती मुस्कान झलक गई। ये सब लड़ने में व्यस्त हैं, तो फिर खेलने का क्या मतलब? अगर ये लोग लड़ना चाहते हैं, लेट देम फाइट। हम तो सीधे डीमन एम्पायर सिटी पर अटैक करेंगे। जैसे ही उसने कहा, झंगी ने तुरंत एक डायमेंशनल डोर एक्टिवेट किया और अपने साथियों को लेकर सीधे एंशिएंट सिटी की ओर चल पड़ा। सीरियसली, एक एप्सिलॉन लेवल सोर्स की क्या वैल्यू है? अगर उसे एक और सैक्रिफिशियल स्पिरिट मिल जाए तो वो कहीं ज्यादा फायदा दे सकती है। अब वो धीरे धीरे इस सैक्रिफाइस स्पिरिट की असली यूटिलिटी को समझने लगा था। स्ट्रेंथ बढ़ाना इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसका असली काम है किसी व्यक्ति की नेचुरल पोटेंशियल को अनलॉक करना। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी जीव की जेनेटिक लॉक्स को खोल देता है। इसलिए रिचुअल सोल को एक एडवांस्ड वर्जन माना जा सकता है डिवाइन सोर्स का। हालांकि ये दोनों कैसे जुड़े हैं ये तो अभी नहीं पता, लेकिन इसे इस तरह समझना आसान है। अध्याय 1347, विलुप्ति। जब हर कोई दानव साम्राज्य के रक्षक को मारने के लिए संघर्ष कर रहा था, झंगी और उसके आसपास के लोगों ने प्राचीन शहर की ओर बढ़ने का अवसर ले लिया। अब तक एंशिएंट सिटी के अधिकांश गार्डियंस बैटलफील्ड पर आ चुके थे। वर्तमान युद्ध की स्थिति को देखते हुए उनके लिए निष्क्रिय बैठना असंभव था। इसलिए शहर लगभग खाली हो चुका था। झंगी का यह फैसला किसी बेसबब कैलकुलेशन पर नहीं था, क्योंकि लैंडिंग के तुरंत बाद वो बड़ा टोटोरो जो स्पेस में राइस बॉल्स चबा रहा था, अचानक उत्तेजित हो गया और अपने हाथ पैरों से यांगजिंगसन और बाकी को इशारा करने लगा। झंगी को तुरंत समझ में आ गया कि इस प्राचीन शहर में कोई ऐसा पदार्थ जरूर होगा जो डिवाइन सोर्स जैसा हो सकता है।
उसने चुपचाप स्पेशल डिस्प्लेसमेंट से सीधे वहां छलांग लगाई। गाओ चंगकोंग, लांसलॉट और बाकी लोग अभी भी सोर्स की लड़ाई में उलझे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि झंग यी बैटलफील्ड छोड़ चुका है। शीघ्र ही झंग यी और उसके लोग डीमन एम्पायर के प्राचीन शहर के ऊपर पहुंच चुके थे। उनके सामने आसमान में खड़ी थी वो ऊंची 9 स्टोरी डीमोनिक टावर, खून से लथपथ। ये जगह ह्यूमन और सैक्रिफिशियल बॉडी से भरी हुई थी। यहां तक कि ताजे कटे हुए अंग भी बिखरे हुए थे जिन्हें अभी अभी निकाला गया लगता था। कोई भी सोच सकता था कि स्नोई गांव लोगों की सैक्रिफाइस ट्रेडिशन शायद उसी दौर से चली आ रही हो जब वे शासन करते थे, लेकिन तांत्रिक बुद्धिज्म की तुलना में उनके बलिदान कहीं ज्यादा रक्तरंजित लगते थे। 9 स्टोरी डिमोनिक पगोड़ा के नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठे लोग लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे और टावर की ओर प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ने तो अपने चाकू निकाल लिए और अपने शरीर को जख्मी कर लिया। कुछ ने इतनी बार सिर पटका कि उनके माथे से खून बह निकला। टावर के पास कुछ लोग एक जैसे काले कपड़े पहने हुए थे और उनके शरीर पर गहरे काले टैटू थे। वे एक खौफनाक सैक्रिफिशियल रिचुअल कर रहे थे। एक रक्तरंजित पत्थर के ऑल्टर पर एक प्रेग्नेंट वुमन लेटी थी। उसकी आंखें निकाल ली गई थी और उसका दिल जिंदा काट लिया गया था। उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण अभी पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचकर स्टोन मोर्टर में डाल दिया गया था। वे जानते थे कि दुश्मन आ रहा है, इसलिए वे जानबूझकर ऐसा भयावह बलिदान कर रहे थे, शायद उन राक्षस देवताओं से शक्ति पाने की उम्मीद में जिनमें उनका अंधा विश्वास था। ये सब देखकर झंग यी की आंखों में एक पल के लिए गुस्से की एक रेखा उभरी, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया। अब वो समझ गया था कि तांत्रिक पंथ डीमन एम्पायर से इतना क्यों प्रभावित था। चाहे दोनों वर्ल्ड्स के बीच का रास्ता बंद भी कर दिया जाए, फिर भी ये इन्फ्लुएंस 1000 साल तक नहीं मिटेगा। इन सबको खत्म कर दो, उसने ये बात बेहद शांत स्वर में कही। नीचे जमीन पर राक्षस घुटनों के बल बैठे थे और डीमोनिक गॉड से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर का आसमान काला पड़ गया हो। क्या हमारी प्रार्थना सफल हो गई? दानव भगवान प्रकट हो गए। कुछ राक्षसों ने आश्चर्य से चिल्लाया। उन्होंने ऊपर देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। 9 स्टोरी डिमोनिक टावर के ऊपर का 10 फीट का आकाश पूरी तरह से काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में एक विशाल ब्लैक होल खुल गया हो, जो सब कुछ निगल जाने वाली सांस छोड़ रहा हो और धीरे धीरे अपनी सीमा बढ़ाता जा रहा हो। झंग यी हवा में खड़ा था। उसने राक्षसों की बात सुनी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मूर्ख लोग, शैतान कभी किसी को बचाता नहीं, वो सिर्फ नाश करता है। जैसे ही उसने कहा, उसके पीछे एक विशाल वॉइड ब्लैक होल प्रकट हुआ जिसने पूरे 10 फीट के क्षेत्र को कवर कर लिया। झंग यी ने अपना हाथ धीरे से उठाया, फिर एकदम नीचे दबा दिया। फॉलिंग स्टार्स। अगले ही पल उस ब्लैक होल से घनघोर वॉइड एनर्जी बरसने लगी, जैसे घनी बारिश गिर रही हो। जहां भी ये ब्लैक वॉइड पावर गुजरती, सब कुछ सीधे निगल लिया जाता। बिल्डिंग्स, जमीन, लोग सब मिटते गए। कोई चीख पुकार नहीं, कोई अंतिम शोर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे रबड़ से मिटा दिया गया हो। जमीन पर मौजूद राक्षस अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हुआ, कि उनमें से अधिकांश पहले ही मारे जा चुके थे। जब बचे हुए लोग चेत में आए, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पूरा 10 फीट का दायरा अब डेथ जोन बन चुका था। उससे बाहर निकलना नामुमकिन था। डीमन एम्पायर के कुछ विचित्र लोग जो दहाड़ते हुए पलटवार करना चाहते थे, उनके लिए भी झंग यी के पास कोई विशेष स्थान नहीं था। उसकी नजर में वे आम लोगों से अलग नहीं थे, केवल ऐसे प्राणी जिन्हें वह बस मिटा सकता था। शहर में हो रहे इस विनाश के शोर ने अंततः उन लोगों का ध्यान खींचा
जो अब भी ब्लड सी के किनारे लड़ाई में व्यस्त थे। वार्डन गंभीर रूप से घायल हो चुका था और अपनी जान जोखिम में डालकर 2 लोगों से अकेले लड़ रहा था। वो और गाओ चंगकोंग मिलकर लांसलॉट के साथ युद्ध कर रहे थे। उसके लिए इतनी कठिन लड़ाई लड़ना अब असंभव लग रहा था। पहले ही वो पीक स्ट्रेंथ पर नहीं था और अब उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। भले ही वो तुरंत मारा नहीं गया, परंतु उसकी मृत्यु केवल समय की बात थी। उसने एंशिएंट सिटी के ऊपर मंडरा रहे ब्लैक होल को देखा। उसकी आंखें क्रोध और भय से जल उठीं। वो दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन सिर्फ गुस्से से कोई ताकत नहीं बढ़ती। एब्सोल्यूट पावर के सामने किसी भी रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं था। इसके विपरीत गाओ चंगकोंग और लांसलॉट ने अपना मन बदल लिया। झंग यी महान है, वो मेरा छठा भाई बनने के लायक है। गाओ चंगकोंग को पुराने युद्धों की याद आई, गो और चेन के बीच की, और वो असहाय मुस्कुरा पड़ा। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि डीमन एम्पायर ट्रेजर वास्तव में उस 9 स्टोरी डिमोनिक टावर में ही है। उसने गहरी सांस ली और उसके हाथ में मौजूद सन स्वॉर्ड से अब और भी अधिक उग्र गोल्डन लाइट निकलने लगी, मानो वो युद्ध का देवता हो। आइए इसे जल्दी खत्म करते हैं, उसने पास खड़े लांसलॉट से कहा। लांसलॉट पहले तो अपनी शक्ति बचाकर रखना चाहता था, ताकि अंतिम क्षण में गाओ या किसी और को हराने के लिए वो उसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब कोई दूसरा व्यक्ति क्रिस्टल चुराने पहुंच चुका था और ये बात वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है, जल्दी उसे मार डालो। उसके हाथ में जो ब्लैक फ्लेम से जलती नाइट स्वॉर्ड थी, उसे घुमाते हुए वो और गाओ दोनों 2 दिशाओं से वार्डन पर टूट पड़े और उसे काट गिराया। दूसरी ओर अंडरटेकर का सामना डीमन एम्पायर के हाई प्रीस्ट से हो रहा था। वहां से उठती हलचल महसूस करते हुए हाई प्रीस्ट की आंखों में बेचैनी और अशांति साफ झलकने लगी। लेकिन अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने खड़ा टॉन्जोंग सेक्ट का वॉरियर कोई साधारण नहीं था। उसने तो यहां तक शैतान की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। हाई प्रीस्ट अब केवल ओपनिंग्स की तलाश में हमला कर सकता था, लेकिन सामने वाला दुश्मन बहुत शक्तिशाली था। 4 एप्सिलॉन लेवल एलियंस, और हर कोई हाई प्रीस्ट से कमजोर नहीं लग रहा था। इसका नाम है गहरी निराशा। अंडरटेकर ने अपनी दाहिनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई। आज इस 1000 साल पुराने हेट्रेड का अंत हो। हाई प्रीस्ट की स्ट्रेंथ लगभग 16,000 यूनिट्स थी, जो अंडरटेकर से बहुत अधिक थी। शुरुआत में अंडरटेकर उसकी फाइटिंग स्टाइल नहीं समझ पाया था, इसलिए उसे कुछ देर रोक कर रख सका। लेकिन अब जब उसे हाई प्रीस्ट की ताकत का अंदाजा हो गया, तो वो और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। असल में झंगी द्वारा एंशिएंट सिटी में मचाए गए हंगामे से वो थोड़ा चिंतित भी हो गया था। उधर झंगी ने फॉलिंग स्टार्स का एक ही वार चलाकर 9 स्टोरी डेमोनिक टावर के आसपास एकत्रित हजारों राक्षसी बलिदानकर्ताओं को साफ कर डाला। उसने टावर की ओर देखा, जो अब काले वॉइड एनर्जी के हमले से जगह जगह से छिद्रित था। मुझे एक जाने पहचानी प्रेजेंस महसूस हो रही है। झंगी की आंखों में चमक आई। उसने लाइंग वायु और अन्य साथियों को इशारा किया, तुम लोग बैटलफील्ड साफ करो, मैं टावर के अंदर जाकर देखता हूं। इतना कहकर उसने समय के विरुद्ध दौड़ लगाई, सीधे 9 स्टोरी डिमोनिक टावर की ओर। चैप्टर 1348 शत्रुता। झंगी 9 स्टोरी डिमोनिक टावर को तोड़ना चाहता था, ताकि वह जान सके कि इसके भीतर कौन सा खजाना छिपा है। एक ऐसा राक्षसी टावर जिसे पूरे डीमन एम्पायर द्वारा इतनी श्रद्धा दी जाती हो, वो सामान्य कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे ही वो टावर में प्रवेश करने वाला था, उसे एक बार फिर एक अजीब अनुभव हुआ। इस जगह में कुछ तो अलग था। किसी अज्ञात शक्ति के कारण उसकी एबिलिटी फिर से काम नहीं कर रही थी। वो टावर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। फिर वही भावना। ऐसा ही तब हुआ था जब झंगी पहले डीमन एम्पायर के गेट में प्रवेश करना चाहता था। वहां भी एक शक्ति थी जो उसकी एबिलिटीज को बाधित कर रही थी।
डीमन एम्पायर और तांत्रिक बुद्धिज्म एक ही सभ्यता की शाखाएं हैं, इसलिए उनके पास समान रिचुअल्स और संरचनाएं होना अजीब नहीं है। हजारों वर्षों से लगे काले रक्त के धब्बों को देखकर झंग यी को कुछ समझ में आ गया। इतनी बड़ी मात्रा में की गई हत्याएं एलियंस की एबिलिटीज को सप्रेस करने वाली बैरियर की रचना कर सकती है। पहले हुए हमलों से टावर की केवल बाहरी सतह ही क्षतिग्रस्त हुई थी, भीतर का हिस्सा अभी भी वैसा ही था। झंग यी को टावर में प्रवेश का कोई मार्ग नहीं मिला। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक निश्चय किया, इस टावर को उड़ाना ही पड़ेगा। डू इट नाउ। झंग यी ने सीधे अपनी थंडर स्नाइपर राइफल निकाली और हवा में स्थित टावर स्टॉप पर निशाना साधा। पीछे से भयंकर वॉइड पावर एकत्र हुई और स्नाइपर राइफल के बैरल में संकेंद्रित हो गई। इलेक्ट्रिक स्नेक की तरह बिजली की लहरें वॉइड एनर्जी के चारों ओर चमक रही थी। चार्ज पूरा होने के बाद एक तेज काली रेखा टावर की ओर बढ़ी। बूम! पूरे एंशिएंट सिटी ने एक जबरदस्त कंपन महसूस किया। 9 स्टोरी टावर के आसपास की जमीन इंच इंच टूट गई और कई मकान ढह गए। झंग यी ने धीरे से स्नाइपर नीचे रखी और देखा। इस बार हमला असरदार था। उसने टावर की चोटी में एक बड़ा छेद बना दिया। बिना कुछ बोले झंग यी उस छेद से अंदर कूद गया, लेकिन उसी पल दूर क्षितिज से एक गोल्डन एरो आसमान में तीर की तरह उसकी ओर लपका। झंग यी की सभी चीजों पर नजर रखने वाली क्षमता ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था और वो समय रहते चकमा देने में सफल रहा। पीछे मुड़कर देखा, गांव चंगकोंग गहरे सुनहरे रंग की बैटल आर्मोर पहने एक ऊंचे टावर पर खड़ा था। उसके हाथ में गोल्डन बो था और वो सीधा झंग यी की ओर निशाना साधे खड़ा था। वाह, कितना सटल टाइमिंग है, झंग यी ने व्यंग्य किया और दोबारा टावर में प्रवेश की तैयारी करने लगा। क्या करूं? अगर तुम देर से आते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। उस आधे मरे हुए बूढ़े आदमी से ज्यादा मुझे डीमन एम्पायर का खजाना ज्यादा मूल्यवान लगता है। गांव चंगकोंग मुस्कुराया और बोला, अकेले मत जाओ। मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन बाकी लोगों का क्या? उसने अपना बो जमीन की ओर मोड़ा जहां झंग यी के साथी खड़े थे। इशारा साफ था, तुम जाओगे तो बाकी खतरे में होंगे। झंग यी की आंखें सिकुड़ गई। ये आदमी अब भी उतना ही मुश्किल है। तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? एक पुराना दोस्त आया है, उसे ग्रीटिंग्स देना तो बनता है। गांव चंगकोंग के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए झंग यी ने लाइंग वायु और अन्य साथियों को आदेश दिया, मैं इसे यही रोकता हूं। तुम लोग अंदर जाओ, जो भी अच्छा सामान दिखे ले आओ। लाइंग वायु और उसके साथियों को भी पता था कि एप्सिलॉन लेवल लड़ाई में रुकना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे बिना समय गवाए उस होल की ओर भाग गए जिसे झंग यी ने ब्लास्ट कर खोला था। लेकिन ठीक उसी समय एक दूसरी दिशा से कई कॉम्बैट सूट्स पहने लोग दिखाई दिए, जिनका पहनावा गांव चंगकोंग जैसा ही था। जैसे ही उन्होंने लाइंग वायु और बाकी को देखा, उन्होंने अपने टैक्टिकल वाइजर क्लोकिंग सिस्टम को बंद कर दिया, जिससे वे पूरी तरह दिखाई देने लगे। इस समय लाइंग वायु और अन्य लोगों ने भी सामने खड़े लोगों को पहचान लिया। वे संसार टीम के सदस्य थे जिन्हें गांव चंगकोंग अपने साथ लेकर गया था। पहले के मुकाबले उनकी संख्या अब कुछ कम लग रही थी। संभव है कि इन 2 वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ सहा हो और शायद कुछ की मृत्यु भी हो गई हो। गांव चंगकोंग की एबिलिटी के अनुसार अगर उसे पर्याप्त समय मिल जाए तो वो अपने साथियों की पोटेंशियल को पूरी तरह से निखार सकता है। हुएक्सू राज्य छोड़ने के 2 साल बाद वो और भी अधिक ताकतवर हो गया था और उसके अधीनस्थ भी। इस समूह का नेतृत्व कर रही थी गांव चंगकोंग की गर्लफ्रेंड और उपकतान गुमैन। उसके बाईं ओर खड़ा था कमीलियन चेन जियाओजिंग, जिसने पहले ह्यूमन डिस्गाइज के जरिए सभी को धोखा दिया था। गुमैन के पास एक और युवा था, जिसके चमकदार सफेद बाल थे और चेहरा हमेशा शरारती मुस्कान से भरा रहता था। सबसे ज्यादा ध्यान उसकी उंगलियों की गति पर गया।
वो बहुपक्षीय पासों से खेल रहा था जो शुद्ध सफेद जेड से बने थे और उन पर अजीब पैटर्न्स उकेरे गए थे। 10 पासे उसकी उंगलियों के बीच घूमते रहे, लेकिन एक भी नीचे नहीं गिरा। ये अद्भुत था। अंकल वायु और लायंग वायु उसे पहचान नहीं सके। वो संसार टीम का मूल सदस्य नहीं था, शायद बाद में शामिल हुआ होगा। इन सभी को देखकर फैटीजू को थोड़ी गिल्ट हुई। लायंग वायु और हुआ हुआ को छोड़कर वे शारीरिक शक्ति के मुकाबले कमजोर थे, लेकिन सामने के 3 लोगों से निपटना आसान नहीं लग रहा था। गु मैन ने लायंग वायु और उसके बगल में खड़े अंकल वायु की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराई और बोली, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम यहां लड़ने वाले हैं? लायंग वायु की भौहें चढ़ गई। अगर तुम्हें युद्ध चाहिए तो मैं तुम्हें युद्ध दे सकती हूं। गु मैन ने सिर हिलाया। यह सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लड़ते हैं तो कोई तीसरा इसका फायदा उठा सकता है। उसके ये कहते ही लांसलॉट की अगुवाई में नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल भी दूसरी दिशा से आ पहुंचे। उनकी कॉम्बैट सूट्स गहरे नीले, लगभग काले रंग की थी, जो रोशनी में नीली चमक देती थी। उन्हें देखकर झंग यी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या तुम लोगों ने बूढ़े एप्सिलॉन को इतनी जल्दी निपटा दिया? लांसलॉट ने गुस्से से जवाब दिया। डैम इट, सब बेकार गया। वो बूढ़ा मर रहा था, उसकी एनर्जी भी बहुत कम हो चुकी थी। मुझे लगा ये अच्छा मौका होगा, पर हमें कुछ भी नहीं मिला। वो वॉचर पहले से ही बहुत बुजुर्ग था। अंत में उसने हाई प्रीस्ट का पद छोड़ा और ब्लड सी के किनारे मरने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मरने से पहले उसने थोड़ी एनर्जी संचित की, पर सिर्फ क्षणिक। उन्होंने उसे मार तो दिया, लेकिन वो फ्लेम जैसे जलती कैंडल जैसा था। उसमें कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं था। उसके भीतर मौजूद अत्यंत मामूली ओरिजिन पावर मुश्किल से किसी हाई डेल्टा एलियन के बराबर थी। गाओ चंगकोंग और लांसलॉट के लिए यह सिर्फ एक फॉल्स होप निकला, इसीलिए वे इतनी जल्दी लौट आए। उन्हें डर था कि झंग यी अकेले सारा फायदा उठा लेगा। अब तीनों पार्टीज आमने सामने थी और कोई भी पहल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि जो भी पहले हमला करता, बाकी 2 पक्ष उसके खिलाफ हो सकते थे। झंग यी ने गाओ चंगकोंग की ओर देखा और अतीत की कुछ बातों को सोचते हुए कहा, हम दोनों हुएक्सू नेशन से हैं, दोनों जियांगनन के लोग हैं। क्यों न पहले इन लोगों से निपटने के लिए मिलकर काम करें? यह सुनकर नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल ने गाओ चंगकोंग की ओर घूर कर देखा और कुछ ने अपनी कमर से लटकती तलवारें तक निकाल ली। झंग यी की बात पर गाओ चंगकोंग हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने झंग यी को शांति से घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने जियांगनन डिस्ट्रिक्ट क्यों छोड़ा था? चैप्टर 1349, खुला कार्ड। जैसे ही गाओ चंगकोंग ने यह कहा, झंग यी ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगले ही पल वो तुरंत लायंग वायु और अन्य लोगों के सामने प्रकट हो गया। जिंग वेई, शैडो रियल्म खोलो और उन्हें अंदर आने दो, झंग यी ने शांत स्वर में कहा। गाओ चंगकोंग और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल ने झंग यी की ओर देखा और सोचा कि अब वो क्या करने जा रहा है। जिंग वे ने तुरंत शैडो रियल्म खोल दिया और लायंग वायु और बाकी साथियों को अंदर आने दिया। सभी ने झंग यी पर भरोसा करते हुए बैटलफील्ड पर अपने लीडर के आदेशों का पालन किया और निर्णायक क्षण में उनका विरोध नहीं किया। शैडो रियल में प्रवेश के बाद झंग यी ने अपनी 2 मीटर लंबी स्नाइपर राइफल निकाली और उसमें नई बनी सेक्रेट सिल्वर बुलेट्स डालने लगा। इन बुलेट्स में एक नई यी मेटल का प्रयोग हुआ था, जो बिना किसी डिवाइन पावर के भी एलियंस को मार सकती थी। सैद्धांतिक रूप से एक स्टेल्थ अटैक के जरिए भी एप्सिलॉन को मारने का मौका था, और जब इसे झंग यी की स्पेशल एबिलिटीज के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी ताकत भयावह स्तर पर पहुंच जाती है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं इस 9 स्टोरी डीमन टावर की सारी चीजें छोड़ देता हूं। झंग यी ने यह कहते हुए स्नाइपर राइफल को कंधे पर रख लिया। उसने हल्के से गाओ चंगकोंग की ओर देखा। लेकिन तुम्हें मेरी क्वालिफिकेशंस का अंदाजा होना चाहिए। अगर 2 लोग भी एक स्तर पर हैं, या और 2 मनुष्य भी आ जाएं,
अगर मैं निकलना चाहूं तो तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन मैं जरूर कुछ दूरी पर रहूंगा और तुम्हारे सिर पर हमेशा एक बंदूक ताने रखूंगा। झंग यी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान चमक उठी। तुम्हें आजमाना है? लांसलॉट को यह सब समझ नहीं आया, क्योंकि वो झंग यी की एबिलिटीज से परिचित नहीं था। लेकिन गाओ चंगकोंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। 2 साल से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। झंग यी मूल रूप से एक ऐसा एलियन था जो फायर आर्म्स को अपनी कोर कॉम्बैट स्ट्रैटेजी मानता था। झंग यी जैसे व्यक्ति के लिए उसकी लॉन्ग रेंज कॉम्बैट क्षमता और भी अधिक भयावह बन गई थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्नाइपर जो कभी तुम्हारे सामने ना आए, लेकिन तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें टारगेट कर सकता हो। अगर उसने तुम्हें अकेला छोड़ भी दिया तो भी वह तुम्हारे अधीनस्थों को आसानी से मार सकता था। और गाओ चंगकोंग के पास ऐसी कोई डायमेंशनल एस्केप एबिलिटी नहीं थी। गाओ चंगकोंग अचानक हंस पड़ा। उसने झंग यी की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, सच में मेरे पुराने दोस्त, तुम अब भी मजाक समझ नहीं पाते। उसने शांति से कहा, मुझे अतीत की परवाह नहीं है। मेरा असली दुश्मन ज़ू झेंग और जियांगनन रीजन के वो शीर्ष अधिकारी हैं जो बस आराम से बैठे रहते हैं। तुम नहीं। तो हमें यहां मरने के लिए नहीं लड़ना चाहिए और किसी तीसरे को फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। लांसलॉट ने यह सुनते ही ठहाका लगाया। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? डैम, ये तो बेवजह की आफत है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या रिश्ता है। गाओ चंगकोंग ने लांसलॉट की ओर गंभीर नजर से देखा। वक्त आ गया है, महामहिम। अब तुम्हें और छुपाने की जरूरत नहीं है ना? क्या मैं सही हूं? ब्रिटानिया के नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के वाइस ग्रांड मास्टर जस्टिस नाइट सर लांसलॉट दुलटे। लांसलॉट ने गाओ चंगकोंग को देखा। उसके चेहरे पर गर्वपूर्ण मुस्कान अब भी बनी हुई थी, लेकिन उसकी नजर में भी अब एक गहराई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत की 8 प्रमुख ट्राइब्स में से एक गरुड़ा हुएक्सू देश से आएगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, गाओ चंगकोंग अब आधिकारिक रूप से कोड नेम गरुड़ा के साथ भारत के एलीट कॉम्बैट यूनिट डेमीगॉड्स एंड सेमिडविल्स का हिस्सा था। यह सिर्फ उनका कोड नेम नहीं था, बल्कि यह उनकी टीम का भी नाम था। 8 अमर हर एक शक्तिशाली संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़ा को 8 कुलों में अपेक्षाकृत उच्च स्थान प्राप्त है। अगर गाओ चंगकोंग हुएक्सू साम्राज्य से नहीं आया होता तो उसे डिवाइन बीइंग्स के बीच एम्परर शितिया की उपाधि के लिए भी प्रतियोगिता करने का अवसर मिल सकता था। फिर लांसलॉट ने झंग यी की ओर देखा। डिवाइन पावर्स को आग जैसी डिस्गाइज देना वाकई बहुत चतुर तरीका है, और विशेष रूप से हैवी स्नाइपर राइफल के उपयोग से तुम्हारी पहचान समझना आसान हो गया है। ऐसी बहुत कम डिवाइन एबिलिटीज हैं जो इतनी क्लियर गन स्टाइल कॉम्बैट अपनाती है और एप्सिलॉन टियर तक पहुंची है। तो तुम हुएक्सू देश के जियांगनन क्षेत्र से केओस हो, है ना? इस क्षण में तीनों पक्षों ने अपने कार्ड्स खोल दिए थे। अब सभी एक संबल स्थिति में थे और कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठा सकता था। अगर केवल 2 पक्ष होते तो वे लड़ सकते थे, लेकिन तीसरे की मौजूदगी हमेशा चिंता का विषय थी। झंग यी ने लेली को कंधे पर उठाया, हल्के से मुस्कराया और चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गया। भूल जाओ, मुझे इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोग जारी रखो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ऐसा कहकर झंग यी ने बिना किसी को और मौका दिए सीधे डायमेंशनल डोर खोला और गायब हो गया। गाओ चंगकोंग, लांसलॉट और बाकी सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। लांसलॉट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वह भाग गया? गाओ चंगकोंग ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि आप उसे जानते नहीं। वो ज्यादा दूर नहीं होगा, वो अभी कहीं आसपास छुपा होगा, हमें स्नाइपर स्कोप से देखता हुआ, बस इंतजार कर रहा है कि कब हम लड़े। झंग यी की शूटिंग रेंज बहुत लंबी थी, मैक्सिमम लगभग 10 किलोमीटर तक। क्यानलोंग आर्मोर की इंटेलिजेंट सिस्टम की मदद से
वो 10 किलोमीटर दूर से भी दुश्मनों पर बिल्कुल सटीक निशाना साध सकता था। उसे कभी भी पास जाकर लड़ने की जरूरत नहीं थी। लांसलॉट का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। अब उसे हर समय इस बात का ध्यान रखना था कि किसी अंधेरे कोने से कभी भी कोई बुलेट आ सकती है। उसे यकीन था कि झंग यी एक ही शॉट से उसे नहीं मार सकता, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर वो किसी और से भिड़ रहा होगा और उसी समय झंग यी ने पीछे से हमला कर दिया तो वो बच नहीं सकेगा। गांव चंगकोंग को ये बात पहले से मालूम थी। अब दोनों 9 स्टोरी डीमन टावर के सामने आमने सामने खड़े थे और पूरा सिनारियो कुछ समय के लिए फ्रीज हो गया। गांव चंगकोंग अपने मन में बस एक कड़वी मुस्कान ला पाया। वो झंग यी को धोखा देना चाहता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि झंग यी ने उसे ही चालाकी से धोखा दे दिया। इस बीच दूर से झंग यी बिल्कुल कुछ और ही कर रहा था। उसने एक ऊंची जगह ढूंढी जहां से पूरा एंशंट सिटी नजर आ रहा था। नीचे अफरातफरी मची थी। डीमन किंगडम के नागरिक अब पूरी तरह पैनिक में थे। रोना, चीखना, भगदड़ और गालियों की गूंज चारों ओर फैली थी। दूर ब्लड सी के किनारे दो शक्तिशाली एनर्जीज भिड़ रही थी। ये लड़ाई थी अंडरटेकर और डीमन किंगडम के हाई प्रीस्ट के बीच। एप्सिलॉन टियर वाले इनह्यूमंस की लड़ाई एक ही बार में समाप्त नहीं होती जब तक उनकी ताकत में बहुत अधिक फर्क न हो। अंडरटेकर के पास ब्लैक चैरियट की डिवाइन स्ट्रेंथ थी, लेकिन हाई प्रीस्ट ज्यादा अजाइल था और टेरेन एडवांटेज उसके पास था, इसलिए उसे पूरी तरह दबाना आसान नहीं था। झंग यी ने जिंगवेई से कहा कि लाइंग वायु और बाकी को शैडो रियल्म से रिहा कर दो। बहुत से लोग झंग यी की ओर देखने लगे। लाइंग वायु ने सबसे पहले सवाल पूछा, झंग यी, तुम अब क्या करने जा रहे हो? झंग यी ने वज्रा को हाथ में घुमाया और शांति से कहा, जब तक मैं उन पर नजर रख रहा हूं, वे एक पल के लिए भी चैन नहीं ले सकते। चिंता मत करो, उनका तो कहना ही क्या, अंडरटेकर भी चाहे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी आंखें एकदम गंभीर हो गई। अब उनका पूरा ध्यान 9 स्टोरी डीमन टावर पर है। ये सही समय है हमारे एक्शन का। चैप्टर 1350 अल्ट्रालॉन गरेन स्निपिंग। झंग यी को महसूस हो रहा था कि 9 स्टोरी डीमन टावर के अंदर जरूर कुछ छुपा हुआ है, लेकिन अब ये जगह केवल एक युद्ध का मोर्चा बन गई है और अगर वे इसी गतिरोध में फंसे रहे तो कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। इससे बेहतर होगा कि डीमन किंगडम के प्राचीन शहर की आंतरिक खालीपन का फायदा उठाकर लाइंग वायु और बाकी साथियों को अंदर भेजा जाए, ताकि वे जानकारी इकट्ठा कर सके, ये पता लगा सके कि क्या वहां कोई प्राचीन दस्तावेज या इतिहास संबंधी रिकॉर्ड मौजूद है। झंग यी स्वयं एक ऊंचे स्थान से पूरे शहर पर नजर रख सकता था। जैसा कि वो अक्सर कहता है, अब चाहे लड़ना हो या भागना, दोनों विकल्प खुले हैं। उसकी नजरों के सामने कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, गांव चंगकोंग और लांसलॉट तक भी नहीं। ये सुनते ही लाइंग वायु और बाकी समझ गए कि झंग यी क्या करने जा रहा है। यांग जिंगसन ने कहा, अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें लाइब्रेरी या आर्काइव जैसी जगह ढूंढनी होगी। ये एक एंशिएंट सिटी है, यहां वो ग्रंथ जरूर होंगे जो हमारी आउटर वर्ल्ड में कभी नहीं मिले। ये सुनकर लाइंग वायु और उसकी टीम तुरंत म्यू यान के शैडो एबिलिटी के सहारे सर्च के लिए निकल पड़ी। झंग यी ने अपनी स्नाइपर राइफल हवा में एक स्थिर स्थिति में तैनात की। उसने अभी तक किसी पर भी निशाना नहीं साधा था, क्योंकि यदि वो करता, भले ही वो किसी को मारना न चाहता हो, उसकी इंटेंट टू किल सभी को तुरंत पता चल जाती। गांव चंगकोंग और लांसलॉट जैसे अनुभवी फाइटर्स इसे तुरंत महसूस कर लेते। ये एक बेहद रहस्यमयी चीज है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दिमाग के विचार ब्रेन वेव्स की तरह फैल जाते हैं और मर्डरस इंटेंट इतनी गहन होती है कि आसपास के लोग उसे तुरंत भाप जाते हैं। वो वहां खड़ा 9 स्टोरी डीमन टावर के आसपास का पूरा माहौल ऑब्जर्व कर रहा था। वो शायद अभी टावर की चीजें न ले जाए, लेकिन अगर वो नहीं ले जा रहा तो बाकी किसी को भी उन्हें नहीं ले जाने देगा।
इस समय गांव चंगकोंग परेशानी में था। जब भी वो झंग यी से भिड़ता, उसकी एबिलिटी रीबर्थ डिडक्शन हमेशा फेल हो जाती। इसलिए वो इस बार ज्यादा सोच समझ कर चल रहा था। लेकिन यहां बैठे रहने से भी कोई हल नहीं निकलने वाला था। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। गांव चंगकोंग ने लांसलॉट से कहा, अगर हम ऐसे ही डटे रहे तो टावर में जो कुछ भी है वो किसी को नहीं मिलेगा। क्यों ना हम सहयोग करें? हम दोनों मिलकर आधा आधा ट्रेजर बांट लेते हैं और फिर आगे की लड़ाई साथ में लड़ते हैं। लांसलॉट ने यह सुनकर क्षितिज की ओर देखा। दूर झंग वायु और डीमन किंगडम के हाई प्रीस्ट के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी, और जब वो लड़ाई खत्म होगी तब तक टावर के खजाने के लिए दौड़ पूरी हो चुकी होगी। ये एक अच्छा सौदा लगता है। दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। अब कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपने अपने लोगों को बुलाया और एक साथ 9 स्टोरी डीमन टावर में प्रवेश करने लगे। झंग यी ने जब ये सीन देखा तो उसके होंठों के किनारे थोड़ा सा मुस्कान के साथ खिंचाव आया। एक्सपेक्टेड। फिर उसने बिना देरी के स्नाइपर राइफल उठाई, गांव चंगकोंग को टारगेट किया और ट्रिगर दबा दिया। बूम! आकाश में थंडरक्लैप जैसा एक्सप्लोजन हुआ और वॉइड पावर से भरी हुई वो गोली सीधा गांव चंगकोंग के पीछे पहुंची। गांव चंगकोंग ने तुरंत मृत्यु का खतरा महसूस किया और उसने अपने पीछे 6 माइंड समसारा व्हील एक्टिवेट कर दिया। उसकी हथेली में एक विशाल डिवाइन अर्न प्रकट हुआ जिसने उस मृत्युदायक गोली को निगल लिया। क्रैक! एक सूक्ष्म दरार की आवाज हवा में गूंज गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। उस प्रेशियस अर्न की सतह पर एक ब्लैक क्रैक दिखाई दी। गांव चंगकोंग की आंखें जम गई। उसकी नजर सीधे उस डायरेक्शन की ओर गई जहां से गोली चलाई गई थी। झंग यी की एक ही गोली ने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस को भी तोड़ दिया। अब वो ज्यादा से ज्यादा 3 गोलियों को रोक सकेगा। चौथी गोली उसकी एक्वेरियस सील को पूरी तरह नष्ट कर देगी। ऊग! आई न्यू! उस आदमी को लाइटली लेना गलत होगा, गांव चंगकोंग ने असहाय होकर कहा। उसकी पिछली योजना झंग यी ने बर्बाद कर दी थी। ये जानने के बाद कि इस बार सामने वाला व्यक्ति झंग यी है, उसके सिर में दर्द और तेज हो गया। हुएक्सू एम्पायर के सभी एप्सिलॉन लेवल एलियंस में से जिससे वो सबसे कम टकराना चाहता था वो था झंग यी। हो सकता है कुछ लोग झंग यी से ज्यादा शक्तिशाली हों, लेकिन किसी की एबिलिटीज झंग यी से ज्यादा परेशान करने वाली नहीं थी। झंग यी को कभी दूसरों से मुकाबले की चिंता नहीं रही। शायद उसके लिए जब तक वो मरा नहीं है तब तक उसने हार नहीं मानी। इसीलिए कोई भी एलियन जो झंग यी से ज्यादा ताकतवर हो, वो भी झंग यी की एस्केप और डिफेंस पावर से हार सकता है। उदाहरण के लिए, अभी झंग यी 10 किलोमीटर दूर से उन पर स्नाइपर कर रहा है। झंग यी की गोलियों में उन्हें खत्म करने की ताकत है। अगर वे झंग यी की समस्या को हल करना चाहते हैं तो उन्हें किसी को भेजना होगा जो झंग यी को ढूंढकर उसे रोक सके। मगर कोई भी पार्टी अकेले ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही एक हिलेगा बाकी फायदा उठाएंगे। झंग यी ने एक गोली चलाने के बाद अपनी राइफल नीचे रख दी। उसे लगातार फायरिंग की कोई जल्दी नहीं थी। इसी तरह दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना एक ओल्ड हंटर का स्टाइल था। जब तक दूसरा पक्ष 9 स्टोरी डीमन टावर में प्रवेश नहीं करता तब तक वह भी चुप रहेगा। वैसे भी उसकी टीम ने पहले ही काफी उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। लांसलॉट ने गांव चंगकोंग के टूटी हुई वास शील्ड को देखा और पूछा, क्या तुम इस आदमी की एबिलिटी समझते हो? क्या उससे पहले छुटकारा पाने का कोई तरीका है? गांव चंगकोंग ने लांसलॉट की ओर देखा। उसकी शूटिंग टेक्निक बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वो नजदीकी कॉम्बैट में कमजोर है। अगर तुम उसके पास पहुंच सको तो वो बुरी तरह परेशान हो जाएगा। ये बात आधी सच थी और आधी झूठ। जब वो 2 साल पहले झंग यी से मिला था तब झंग यी को क्लोज कॉम्बैट में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं। झंग यी कितना बदल चुका है किसी को नहीं पता। उसने जानबूझकर ये बात कही
ताकि लांसलॉट झंगी को रोकने निकल पड़े और वो इस मौके का इस्तेमाल कर अपने लोगों को टावर में खजाना ढूंढने भेज सके। लांसलॉट की आइस ब्लू आइज में हल्की सी मॉकिंग सी चमक थी। अगर ऐसा है तो जब उसने तुम पर गोली चलाई थी तब तुमने पलटवार क्यों नहीं किया? गाओ चंगकोंग ने धीरे से कहा। आखिरकार हम दोनों एक ही होम टाउन से हैं, भावनाएं तो होंगी ही। मुझे इस पर जरा भी भरोसा नहीं, लांसलॉट ने सीधा कहा। उसने झंग यी की दिशा में देखा और बोला, वो आदमी छिपकर वार करता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसकी गोली झेलें? हमारे लोग तब तक अंदर जाकर खजाना ले आएंगे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है, गाओ चंगकोंग ने कहा। मैं पहले ही एक बार उसकी गोली खा चुका हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा 3 बार सह सकता हूं। अगर हम दोनों उसकी गोली को ब्लॉक करें तभी हमारे लोग बच सकते हैं, वरना वे मारे जाएंगे। अगर हम गोली रोक ही ले तो क्या हमें उस पर काउंटर अटैक करना चाहिए? लांसलॉट ने भौहें सिकोड़ते हुए गहरी सांस ली और बोला, पहले उस आदमी को कॉर्नर करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 9 स्टोरी डीमन टावर में जो छेद है वो झंग यी ने ब्लास्ट करके बनाया था। चाहे लोग कितनी भी तेजी से भागें, फिर भी 2-3 सेकंड लगेंगे, और ये कुछ सेकंड ही झंग यी के लिए एक और फैटल शॉट लेने के लिए काफी है। दूसरे शब्दों में, जो भी अंदर जाएगा उसे कम से कम एक डायरेक्ट शॉट का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई अकेला होता तो ये असंभव था, लेकिन अगर 2 लोग मिलकर ये झेले तो शायद पॉसिबल है। थोड़ी देर सोचने के बाद गाओ चंगकोंग ने कहा, ठीक है, चलो हम दोनों एक एक गोली खा लेते हैं। मैंने पहले ही एक खा ली है, तो अब तुम्हारी बारी है। उसने बिना समय गवाए अपने लोगों को आदेश दिया कि वे तुरंत 9 स्टोरी डीमन टावर में प्रवेश करें। अब वे तीनों, गाओ चंगकोंग, लांसलॉट और उनके आदमी, एक फॉर्मेशन में झंगी की दिशा में खड़े हो गए और उसके हमले को सीधे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगे। अध्याय 1351, सुपर बुलेट। झंग यी ने उनकी हरकतें देखी और एक पल में ही उनके इरादे समझ लिए। क्या तुम मेरे हमले को जबरदस्ती रोककर अपने लोगों को 9 स्टोरी डीमन टावर में घुसाना चाहते हो? हाँ, इतना आसान नहीं है। झंग यी ने अपना हाथ घुमाया और एलियन स्पेस से एक छोटा सा काला बॉक्स निकाला। यह बॉक्स हथेली से थोड़ा बड़ा था और उस पर एक स्कल उकेरी हुई थी। यहां तक कि जब झंग यी ने इसे बाहर निकाला, उसने बहुत सावधानी बरती, जैसे वो डर रहा हो कि ये कहीं गिर न जाए। भले ही प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन खतरे के बारे में सोचते हुए उसकी हरकतें खुद ब खुद धीमी हो गई। बॉक्स खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बुलेट्स थी, जो दिखने में होली सिल्वर बुलेट्स जैसी थी, लेकिन हर एक पर एक स्कल लोगो बना हुआ था। झंग यी ने उस बुलेट को अपनी थंडर स्नाइपर में लोड किया और 9 स्टोरी डीमन टावर की ओर निशाना साधा। उसे ना गाओ चंगकोंग और ना लांसलॉट पर निशाना साधने की जरूरत थी, क्योंकि ये दोनों उसकी गोलियों से बच सकते थे। इन पर हमला करना मतलब उन्हें अलर्ट कर देना, लेकिन उनके साथियों को मारना ज्यादा आसान और इंपैक्टफुल होगा। एक्शन! गाओ चंगकोंग और लांसलॉट ने एक साथ कमान दी। लांसलॉट तुरंत झंग यी की गोलियों को इंटरसेप्ट करने की तैयारी में लग गया। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और गरुड़ा स्क्वाड के कई लोग बिना हिचकिचाए दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। उन्हें 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। झंग यी ने उनमें से एक पर एम किया और ट्रिगर दबा दिया। बूम! एक्सप्लोजन की तेज आवाज से आसपास की इमारतें हिल उठीं। डिवाइन पावर से इम्ब्यूड बुलेट पल भर में वहां पहुंची और सीधे नाइट ऑफ ऑनर लनमालोक की ओर गई। लनमालोक ने मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी स्पीड उस बुलेट से नहीं बचा सकती थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि डेप्यूटी कमांडर उसे बचा लेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोली और लनमालों के बीच में लांसलॉट हवा में कूदकर आ गया। उसके बाएं हाथ में एक काली डिवाइन शील्ड थी, जिस पर जीसस क्रॉस बना था, लेकिन इस बार उस पर एक रिवर स्लैश का निशान था।
रिबेलियन का सिंबल। उसके दाएं हाथ में विजय की तलवार कोंगा और बाएं में ग्लेड नाम की डिवाइन शील्ड थी। शील्ड ने बुलेट को ब्लॉक किया और उसी पल एक तेज सफेद प्रकाश लहर की तरह फूट पड़ा, जिसने आसपास की हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। इस शक्ति को महसूस करते ही लांसलॉट की आंखों का रंग बदल गया। एफके एक्सप्लोसिव फोर्स ने उसे हवा में ही उड़ा दिया। शॉकवेव चारों ओर फैल गई, लेकिन लांसलॉट उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सका। इस फियरसम स्टॉर्म ने अन्य सैनिकों को भी पीछे धकेल दिया, जिससे आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। बूम! लांसलॉट 9 स्टोरी डीमन टावर पर आ गिरा, जिससे वहां एक विशाल क्रेटर बन गया। वॉट? किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजा होगा। लांसलॉट, क्या वो भी झंग यी की एक गोली नहीं झेल सका? स्थिति तुरंत कंट्रोल से बाहर हो गई। ऑपरेशन को तुरंत कैंसिल करना पड़ा। अगर झंग यी की ओर से कुछ और बुलेट्स आती तो भले ही लांसलॉट और गाओ चंगकोंग उन्हें सह पाते, लेकिन वो जरूर घायल हो जाते, और वे इस डीमन टेरिटरी में नया आए थे। अभी चोट खाना उनके लिए नुकसानदायक होता। लांसलॉट पत्थर की दीवार से नीचे कूदा। उसकी आंखें झंग यी पर टिकी थी। वो थोड़े गुस्से में था, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटेड। वो बुलेट्स यूज कर रहा है। ये सीरियस प्रॉब्लम है। विस्फोट का बल स्पष्टतः अलौकिक पावर से नहीं, बल्कि बुलेट की किनेटिक पावर से आया था। गाओ चंगकोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, असंभव। गोली चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो केवल गन पाउडर प्रोपल्शन द्वारा लाई गई किनेटिक एनर्जी पर निर्भर करती है। लांसलॉट ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी नहीं पता। ये कोई विशेष वेपन हो सकता है। अपोकलिप्स के बाद सुपर पावर्स उभरी। केवल वे पावर्स ही इस पर ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, जो हथियारों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। लांसलॉट का अनुमान सही था। झंग यी कभी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो सिर्फ कैपेबिलिटी इंडेक्स को बढ़ाने पर ध्यान देता हो। वो अपनी ताकत को व्यापक रूप से बेहतर करने के लिए हर रास्ता अपनाता है। स्ट्रैटेजी, वेपन्स, सपोर्ट यूनिट्स, कॉम्बैट बीस्ट्स और जितने भी जरिए हो सकते हैं। जिस बुलेट का उसने अभी इस्तेमाल किया, वो उनमें से एक थी। ये बुलेट टेक उत्तरी पुराने साम्राज्य सामन से आई थी, जो 100 साल पहले तक अस्तित्व में था। इसका नाम था एटॉमिक बॉम्ब। ये एक अत्यंत दुर्लभ ट्रांसोरैनिक एलिमेंट टाइटेनियम से बनी होती है, जिसकी रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम से कहीं अधिक होती है। एक गोली फूटती है और उसके बराबर की ब्लास्ट यील्ड होती है, 7 टन ऑफ TNT। 20वीं सदी के अंतिम स्तर की टेक्नोलॉजी से यह बनाना भी मुश्किल था। एक गोली की प्रोडक्शन कॉस्ट $100 मिलियन से भी ज्यादा पड़ती। लू कैरन की मदद से भी झंग यी के पास सिर्फ 20 बुलेट्स है। जहां तक रॉ मटेरियल की बात है, वो एक छोटा और अत्यंत कीमती हिस्सा था, जो उसने ब्लिजर्ड सिटी के साथ बार्टर करके हासिल किया था। झंग यी पूरी तरह शांत था जब उसने करोड़ों की कीमत वाली ये बुलेट बाहर निकाली और अपनी थंडर स्नाइपर में भर दी। अगर कोई एप्सिलॉन लेवल एलियन इस बुलेट को सीधे फेस करता है, तो वो भी घायल हो जाएगा। बेशक कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले एलियंस इस इफेक्ट को नेगेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए झंग यी की कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्राइक एबिलिटी या झंग चंग की एबिलिटी, जो सभी फिजिकल रूल्स को तोड़ सकती है और सब कुछ काट सकती है। अगर कोई इस इंपैक्ट को फेस करना चाहता है बिना चोट खाए, तो उसे कम से कम ब्लैक चैरियट क्लास का होना पड़ेगा। मैं सच में चाहता हूं कि मैं उन दोनों को एक ही बार में उड़ा दूं। झंग यी ने आंखें सिकोड़ते हुए हल्के से कहा, लेकिन वो जानता था कि यह संभव नहीं है, क्योंकि जब तक कोई सीधे मारने वाला क्रिटिकल शॉट न हो, तब तक अधिकतम 2 लोगों को ही सीरियसली घायल किया जा सकता है। इसलिए उसने समय पर हमला रोक दिया, सिर्फ उन्हें रोकने के लिए, ताकि वे 9 स्टोरी डीमन टावर में न घुस सके। दूसरी ओर लांसलॉट और गाओ चंगकोंग दोनों परेशानी में थे। गाओ चंगकोंग ने लांसलॉट को तंज कसते हुए देखा। क्या ब्रिटानिया में तुम्हारी इंडस्ट्री और टेक बहुत हाई नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोई और ज्यादा पावरफुल हथियार नहीं है? लांसलॉट ने नाखुशी से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता?
हाँ, मैं चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने गहरी सांस ली और थके हुए अंदाज में कहा, मैं उसे यहां लेकर ही नहीं आ सकता। जब महाद्वीप भर में लड़ाई करनी हो तो कोई हैवी वेपन्स या बड़ी संख्या में पेलोड्स नहीं ला सकता। झंग यी के पास एक बड़ा लाभ है, इंटरडिमेंशनल एलियन स्पेस। दूसरे लोग लड़ते हैं एट्रिशन वॉर, पर झंग यी लड़ता है सप्लाई वॉर। कई बार तो उसका दुश्मन उसके सामने पहुंचने से पहले ही एग्जॉशन और फ्रस्ट्रेशन से पस्त हो जाता है। जब यह सब चल रहा था, उसी समय लाइंग वायु, फैटीजू, अंकल वायु, म्यू यान और बाकियों ने एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर छापेमारी शुरू कर दी थी और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत जल्दी मिल गई। यह प्राचीन शहर तकनीकी दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा हुआ था। ज्यादातर घर स्टोन स्ट्रक्चर्स थे। आम लोगों के घर छोटे और नीचे थे, जबकि ऊंचे और बेहतर डिजाइन वाले घर नोबल्स के थे, जो यहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी हुआ करते थे। इस समय शहर में ज्यादा एलीट या अथॉरिटी पर्सनल मौजूद नहीं थे, इसलिए टीम पूरे शहर में घूम घूम कर बिना रुकावट यूजफुल डेटा कलेक्ट करती रही। जल्द ही उन्हें डीमन एम्पायर के एंशिएंट सिटी में एक बहुत पुरानी शैली वाला लाइब्रेरी मिला। चैप्टर 1352, तलवार और ढाल। लाइब्रेरी में पहुंचने पर पता चला कि ये यांग जिंगसिन का इलाका है। अपने प्रारंभिक वर्षों में पोलियो के कारण उसके पैर काम करना बंद कर चुके थे और वो बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपना अधिकांश समय लाइब्रेरी और डॉर्मेट्री में बिताती थी। यद्यपि इंटरनेट पर भारी मात्रा में ज्ञान मिल सकता है, फिर भी कुछ लाइब्रेरीज में ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होते। लाइंग वायु ने एक किताब निकाली। उस पर लिखे शब्द आड़े तिरछे थे, जिन्हें वो बिल्कुल भी समझ नहीं सकी। मैं राक्षसी भाषा नहीं समझ सकती, उसने असहाय होकर कहा। यांग जिंगसिन ने कहा, ये एंशिएंट एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं और इन्हें स्नोई प्लेटो से विरासत में पाया गया है। वो म्यू यांग की ओर मुड़ी और बोली, ये सारी चीजें समेट लो, इनमें से कुछ भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। झंग यी के साथ लंबा समय बिताने के बाद उसने धीरे धीरे उसकी कार्यशैली सीख ली थी। आखिरकार इस बार उनके पास धीरे धीरे खोज करने का समय नहीं है। म्यू यान ने सिर हिलाया, तुरंत अपना शैडो स्पेस खोला और सभी किताबों और बुक शेल्व्स को उसमें स्टोर करना शुरू कर दिया। यांग जिंगसिन किनारे से देख रही थी। अचानक उसकी नजर लाइब्रेरी के बीच में लगे कुछ बड़े डिस्प्ले कैबिनेट्स पर पड़ी। यद्यपि इसे डिस्प्ले कैबिनेट कहा जाता है, लेकिन इसमें कोई ग्लास नहीं था, बस एक टेबल पर रखा गया था और हल्के मिस्ट से ढका हुआ था। वो उत्सुकतावश वहां गई और देखा कि वहां कुछ स्टोन टैबलेट्स रखी हुई थी। बात बस इतनी थी कि ये स्टोन टैबलेट्स बहुत पुरानी लग रही थी और उन पर खुदे अक्षर जोंग की स्क्रिप्ट से अलग थे। उसने सावधानी से हाथ बढ़ाकर एक टैबलेट उठाई, लेकिन उसका हाथ असामान्य रूप से भारी महसूस हो रहा था। जब उसने उसे हल्के से थपथपाया तो उसमें से धातु जैसी आवाज आई, क्यूनिफॉर्म। उसने टैबलेट पर लिखे शब्दों को सहलाया और ऐसा कहा। इस खोज ने सभी को भीतर से चौंका दिया, क्योंकि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का प्रयोग बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। इसकी खोज मेसोपोटामिया प्लेन्स में सिविलाइजेशन एरा के समय हुई थी और इसका इतिहास 6000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। दूसरे शब्दों में, क्या डिमोनिक एम्पायर की सभ्यता 6000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है? वो अब उस पर लिखे शब्दों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन डेटाबेस में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट पर मानवता का वर्षों का अनुसंधान मौजूद था। उसने उसे साथ ले जाने और धीरे धीरे उसका अध्ययन करने की योजना बनाई। एंशिएंट सिटी के भीतर लोग घबराए हुए थे, निराशा में चिल्ला रहे थे जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। उनके दिलों में जो आस्था थी 9 स्टोरी डीमन टावर, उसे वास्तव में किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। यह बात उनके लिए असहनीय थी। उन्हें लगने लगा जैसे अब दुनिया नष्ट होने वाली है। झंग यी एंशिएंट सिटी की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। उसके हाथ में थंडर स्नाइपर, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी,
लेकिन उसकी आंखें बेहद ठंडी थी, जो कि गरुड़ा और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के अजनबियों पर टिकी थी। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। 18,000 क्वालिफिकेशन इंडेक्स के साथ अगर उसका सामना ब्लैक चैरेट लेवल म्यूटेंट से भी हो, तब भी उसके पास बचने और जवाब देने की पूरी क्षमता थी, जब तक कि वो प्रतिद्वंद्वी के डोमेन में न फंस जाए। और साफ है, न गाओ चंगकोंग और न ही लांसलॉट ने अब तक वैसी शक्ति दिखाई है। इसलिए झंगी स्वाभाविक रूप से अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल में है, और ये तय करना कि खेल कैसे चलेगा अब पूरी तरह उसके हाथ में है। गाओ चंगकोंग और लांसलॉट परेशान थे। झंगी उनसे बहुत दूर था, और अगर वे उससे बात भी करना चाहें तो नहीं कर सकते थे। वो क्या करना चाहता है? न खुद अंदर जाना चाहता है, न हमें जाने देना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अंडरटेकर के आने का इंतजार कर रहा हो, ताकि कोई और खजाना न ले पाए? गाओ चंगकोंग को लगा कि कुछ सही नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो ये वास्तव में झंगी की रणनीति है। मुझे कुछ मिले या नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दूसरों को फ्री में कुछ भी नहीं लेने दूंगा। दूसरी ओर झंगी ने एलियन स्पेस से एक सैंडविच निकाला और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। उसके पास भरपूर सप्लाईज थे। वो आराम से सबके साथ एट्रिशन बोर खेल सकता था। हम ऐसे नहीं चल सकते। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई और युद्ध का नियंत्रण ले ले। लांसलॉट ने एक जंगली जानवर की तरह एक अनियंत्रित मुस्कान दिखाई। उसने गाओ चंगकोंग की ओर हाथ हिलाया और कहा, गाओ चंगकोंग, मैं उस आदमी को पकड़ लूंगा और तुम बाकी लोगों के साथ टॉवर में जाकर खजाना ढूंढो। गाओ चंगकोंग थोड़ा चौंका। ओ, बहुत धन्यवाद सर। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लांसलॉट खुद से ये जिम्मा उठाएगा। लांसलॉट ने अपने पीछे खड़ी गु मैन की ओर इशारा किया। लेकिन मुझे बंधक के रूप में तुम्हारी जरूरत है। गु मैन गाओ चंगकोंग की प्रेमिका थी, और ये बात लांसलॉट पहले से जानता था। गाओ चंगकोंग की भौहें अचानक तन गई। किसी पुरुष के लिए अपनी स्त्री को बंधक बनते देखना अत्यंत असहनीय होता है, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया। मुझे उसकी राय लेनी है। वो पलटा और गु मैन की ओर देखा। ईमानदारी से कहा, अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुरंत मना कर दूंगा। गु मैन ने भी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बंधक बन जाने दो, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि मिस्टर लांसलॉट कोई बेरहम आदमी नहीं है। गाओ चंगकोंग उन लोगों में से था जो बड़े निर्णय लेने से पहले दूसरों की राय को महत्व देते हैं। गु मैन भी समझदार थी। वो जानती थी कि वो परिस्थिति नहीं बदल सकती, इसलिए उसने तुरंत सहमति दे दी। गु मैन सीधे नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के पास चली गई। लंबा और पतला रिबल नाइट मॉड्रेड आया और अपने बैग से एक सिल्वर कॉलर निकाला और उसे गु मैन को सौंप दिया। ये एक एक्सप्लोसिव कॉलर है। कृपया मिशन पूरा होने तक इसे पहनिए। अगर आपने वादा तोड़ा तो मैं इसे विस्फोट कर दूंगा। गु मैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉलर लिया और क्लिक की आवाज के साथ उसे अपनी गर्दन पर बांध लिया। ग्रीन लाइट जल उठी, और जैसे ही ये रेड होती, इसका मतलब होता कि गु मैन का जीवन समाप्त। उसका सुंदर सिर करोटेड आर्टरी के फटने से सीधे हवा में उछल जाता। गाओ चंगकोंग चुपचाप ये सब देख रहा था, और जैसे ही गु मैन ने मुस्कान दी, उसने लांसलॉट से कहा, मिस्टर लांसलॉट, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। लांसलॉट ने एक गहरी सांस ली और जोर से श्वास छोड़ी। ठीक है, अब उस जिद्दी आदमी से मिलवाओ। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अपनी क्षमता, स्वॉर्ड एंड शील्ड सक्रिय की। अब उसके पास बाएं हाथ में गार्डियन शील्ड ग्लैड और दाहिने हाथ में विक्ट्री स्वॉर्ड कॉन्गर थी। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और पूरे शहर को कंपा देने वाली जोरदार गर्जना की। ये एक सच्चे योद्धा का एक शक्तिशाली शत्रु के सामने युद्ध का आनंद था। टेंग, उसके चारों ओर काली ज्वालाएं भभकने लगी, और फिर उसने जमीन पर अपने पैर पटके
एक ब्लैक मीटियोर की तरह आसमान में उछला और सीधे झंग यी की ओर बढ़ गया। झंग यी की पुतलियां सिकुड़ गई जब उसने ये देखा। ये आदमी मेरी तरफ क्यों आ रहा है? झंग यी ने इस स्थिति को गेम थ्योरी की दृष्टि से सोचना शुरू किया। या तो गाओ चंगकोंग या लांसलॉट में से कोई उसे रोक सकता था, लेकिन अगर एक व्यक्ति पीछे हटेगा तो दूसरा सभी लाभ उठा सकता है या लूट डिस्ट्रीब्यूशन में फुल कंट्रोल पा सकता है। आमतौर पर कोई भी पक्ष न तो खुद कमजोर दिखना चाहता है और न ही किसी और को फायदा देना चाहता है। ये एक तर्कसंगत विश्लेषण था, लेकिन झंग यी को यह उम्मीद नहीं थी कि लांसलॉट इतना एरोगेंट और रेकलेस होगा। उसके लिए सबसे असनीय बात यही थी, जब कोई और उसके साथ माइंड गेम्स खेले। चैप्टर 1353 अनुचित। लांसलॉट गुस्से में था। उसने तय कर लिया कि वो सीधे झंग यी से लड़ेगा, भले ही उसे नुकसान क्यों न हो। वो काली लपटों से जलते हुए एक बर्निंग मीटियोर की तरह उसकी ओर दौड़ा। झंग यी जानता था कि अगर उसे लांसलॉट ने रोक लिया तो वो सिर्फ खड़ा होकर देखेगा कि कैसे गाओ चंगकोंग और उसके लोग 9 मंजिला दानव टॉवर में घुसकर खजाना लूट लेते हैं। इसलिए उसने रिट्रीट का रास्ता चुना। स्विश, स्नाइपर राइफल हाथ में लिए वो वहां से गायब हो गया और जब दोबारा दिखाई दिया तो पहले ही ऊंचे गुंबद के नीचे था। लांसलॉट तोप के गोले की तरह जमीन पर गिरा, जिससे पूरी इमारत का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। उसने तुरंत सिर उठाया और उसका पीछा किया, लेकिन इस बार झंग यी सीधे 9 मंजिला डेमन टॉवर की ओर बढ़ गया। भले ही लांसलॉट जितना भी तेज क्यों न हो, वो एक भौतिक सीमा में बंधा था, जबकि झंग यी अंतरिक्ष को पार कर सकता था। उसे पकड़ पाना असंभव था। उसी वक्त जब गाओ चंगकोंग अपने लोगों के साथ टॉवर में घुसने ही वाला था, झंग यी पहले ही टॉवर के शिखर पर पहुंच चुका था। उसने हवा में अपना दाहिना हाथ घुमाया और आकाश से काले बिंदु गिरने लगे। पहली नजर में वे चींटियों जैसे लगे, लेकिन जब वे गिरने लगे तो साफ हुआ कि ये सैकड़ों हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स थे। रास्ते से हटो। गाओ चंगकोंग और बाकियों को पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बूम, बूम, बूम। लग रहा था जैसे 9 मंजिला डेमन टॉवर के पास फायरस्टॉर्म बरस रहा हो। झंग यी के ऑल्टरनेट डायमेंशन में एक मैसिव वर्मोरी मौजूद था। इन वेपन्स का सीधा असर समान स्तर के एप्सिलॉन लेवल बीइंग्स पर नहीं होता, लेकिन इनका टैक्टिकल उपयोग बैटलफील्ड की परिस्थिति पर निर्भर करता है। और इस समय वहां कई डेल्टा स्तर के एलियंस थे। उनके लिए ये आधुनिक हथियार भी लीथल साबित हो सकते हैं अगर वे सावधान न रहें। लांसलॉट गुस्से में दांत पीसता हुआ चिल्लाया, ये हरामी। वो तो झंग यी से एक ऑनरेबल फाइट चाहता था, लेकिन ये आदमी एक कनिंग और स्लाइमी कैटफिश की तरह स्लिप कर गया। मैंने पहले ही कहा था, अगर मुझे इस टॉवर का खजाना नहीं मिलेगा तो तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगा। झंग यी की आवाज आसमान से सर्द ध्वनि की तरह गूंजी। लांसलॉट ने ऊपर देखा, जहां हवा में झंग यी उड़ रहा था, और कुछ पल को वो सचमुच हेल्पलेस महसूस करने लगा। स्पेशल टेलीपोर्टेशन की पावर वाला एलियन कितना शेमलेस हो सकता है, इसका ये एक उदाहरण था। जब तक कोई इस स्किल को रिस्ट्रिक्ट न कर पाए या कोई वैसी ही एबिलिटी न हो, उससे निपटना असंभव है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें इससे मिलेगा क्या? लांसलॉट ने आकाश में उड़ते हुए उससे ठंडे स्वर में पूछा। सीधा है, मुझे उस टॉवर के अंदर की चीजें चाहिए। झंग यी का जवाब भी उतना ही ठंडा था। गाओ चंगकोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारा लक्ष्य एक ही है, तो क्यों ना हम इसे 50/50 बांट लें? बराबर। झंग यी के होठों पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई, जैसे उसने कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसकी आंखों में व्यंग्य था जब उसने गाओ चंगकोंग की ओर देखा। गाओ चंगकोंग, तुम्हें अपने रास्ते खुद चुनने का हक है। तुम भारत गए, वो तुम्हारा फैसला था, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुमसे बातचीत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं।
उसने अपनी बाईं तर्जनी उंगली से गुंबद की ओर इशारा किया। ये जमीन हुआक्शू देश की है, चाहे ये जमीन के नीचे क्यों न हो। मैं इसे विदेशियों के हाथ नहीं लगने दूंगा। गांव चंगकोंग की आंखों में एक छिपी हुई अंधेरी चमक दिखी। एक समय था जब गांव चंगकोंग हुआक्सू देश का एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स स्टार था, देश के लिए सम्मान और गौरव लाने वाला एक नेशनल हीरो। झंग यी के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया, लेकिन फिर भी उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके पहले कि गाओ चंगकोंग कुछ कह सके, लांसलॉट और राउंड टेबल के अन्य शूरवीरों ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, यह स्पष्ट रूप से डीमन किंगडम का इलाका है। हम सब यहां सिर्फ लूटने आए इन्वेडर्स हैं। तुम इसे अपना कैसे कह सकते हो, जबकि ये यही स्थित है? झंग यी ने ठंडे स्वर में कहा, कोई रीजन नहीं चाहिए। मैंने कह दिया ये मेरी चीज है, बस। जो कोई भी मेरे हुआक्शू साम्राज्य की चीजों को छूने की कोशिश करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस एक लाइन के पीछे एक सीधा मतलब था, जो भी मेरी चीज को छुएगा वो मरेगा। झंग यी को इतिहास के सहीगलत से कोई मतलब नहीं था। लोग स्वार्थी होते हैं, देश और परिवार भी। वे हमेशा चीजों को अपने इंटरेस्ट के नजरिए से ही देखते हैं। अगर वो कहे कि ये मेरी विरासत है, तो यही सच है, क्योंकि उसे पहले ही यकीन हो चुका था। उसके सामने खड़े इन दो लोगों से उसे कोई जान का खतरा नहीं है। तो अब क्या बचा था? अगर तुम शर्म नहीं करते, तो मैं क्यों करूंगा? झंग यी का ये अड़ियल व्यवहार पूरे सीन को स्टेलमेट में ले आया। गाओ चंगकोंग ने दांत पीसते हुए कहा, अगर हम उसे नहीं ले सकते, तो फिर तुम भी नहीं ले पाओगे। और जब वो आदमी यहां आएगा, हम तीनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। उसका इशारा अंडरटेकर की ओर था। प्योर कॉम्बैट पावर के लिहाज से जांग्यू तीनों को हरा सकता था, लेकिन जरा सा भी एडवांटेज नहीं देगा। झंग यी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो फिर तुम लोग हट जाओ, मुझे टॉवर की चीजें लेने दो। मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। गरुड़ा, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, इन दोनों समूहों को अब झंग यी से इतनी चिढ़ हो चुकी थी कि दांत खटकने लगे। उनके मन में अब एक ही सवाल था, ये आदमी इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा लग रहा था जैसे झंग यी या तो ट्रेजर लूटने आया है, या फिर बस उन्हें तंग करने। गाओ चंगकोंग और लांसलॉट ने कई सजेशंस दिए कि क्यों न वे मिलकर टॉवर में खजाना ढूंढे, लेकिन हर प्रस्ताव को झंग यी ने ठुकरा दिया। यहां तक कि जब गाओ चंगकोंग ने कहा कि तुम ज्यादा हिस्सेदारी ले लो, तब भी उसने साफ मना कर दिया। बकवास। अगर मैं अपने हुआक्शू देश की चीजों को फॉरेन हैंड्स में जाने दूं, तो जियांगनन के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? झंग यी ने आंखें तरेरते हुए गाओ चंगकोंग को उसके छिपे इरादों के लिए डांट लगाई। गाओ चंगकोंग ने व्यंग्य से कहा, क्या तुमने खुद अपने ही कंट्रीमैन को नहीं मारा? लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हारा रिश्ता उनसे नहीं था। झंग यी ने हाथ झटकते हुए कहा, एक ही बात है, या तो सब मुझे दे दो, या किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब दोनों टीमों का पारा चढ़ चुका था। इतना बेशर्म आदमी पहले नहीं देखा, लेकिन सच तो ये था, उनके पास झंग यी से निपटने का कोई तरीका नहीं था। अगर तुम उसका पीछा करोगे, वो भाग जाएगा। एस्केप स्किल्स के मामले में झंग यी इस दुनिया में नंबर 1 था, और अगर बात एक दूसरे को मारने की होती, तो वे लोग उससे जीत नहीं सकते। टाइम बीतता जा रहा था। तभी ब्लड सी की दिशा से एक तेज और क्रोधित चीख सुनाई दी। झंग यी और बाकी सबने देखा कि लाल लहरें ऊंचाई तक उठ गई, जैसे कोई जाइगैंटिक वेल सतह से टकरा गई हो। अगले ही पल एक पावरफुल ऑरा अचानक खत्म हो गई। ब्लड सी के तट पर झंग वायु ने हाई प्रीस्ट ऑफ द डीमन किंगडम का कटा हुआ सिर थाम रखा था। फिर वह एक गोल्डन बीम ऑफ लाइट में बदल गया और सीधे इस ओर दौड़ पड़ा। वो छत पर चढ़ा और एक लंबी छलांग लगाकर सीधा 9 स्टोरी डीमन टावर की ओर बढ़ गया। अध्याय 1354, राक्षसी रसातल। गांव चंगकोंग और लांसलॉट के चेहरे काले पड़ गए। अब एक और व्यक्ति लूट शेयर करने के लिए आ पहुंचा है,
और अगर झंग वायु एक बार यहां आ गया तो ये तय करना कि ट्रेजर कैसे बांटा जाएगा पूरी तरह दूसरों की मूड और मनमानी पर निर्भर करेगा। लेकिन झंग वायु ने सीधे झंगी और बाकी लोगों की ओर जाने की जल्दी नहीं की। वो एक ऊंचे स्थान पर खड़ा हुआ और चारों ओर मौजूद लोगों की ओर देखकर धीरे से बोला, तुम्हारा हाई प्रीस्ट मर चुका है। आज से डीमन किंगडम का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी पूरे डीमन एम्पायर के एंशिएंट सिटी में गूंज उठी, जैसे हर किसी के कानों में सीधे उतर रही हो। ये उसकी खास क्षमता थी, टंग ऑफ कॉन्शियसनेस, जो उसकी स्किल सेट सिक्स सेंसेस का एक हिस्सा थी। पहले से ही डर और घबराहट में जी रहे डीमन सिटीजन्स जब ये बात सुनते हैं और हाई प्रीस्ट का कटा हुआ सिर उसके हाथ में देखते हैं तो कुछ तुरंत बेहोश हो जाते हैं। कई लोग सिर पकड़कर दर्द में चीखने लगते हैं, कुछ खून की उल्टी करने लगते हैं तो कुछ की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। ऊपरी मंजिलें उन लोगों से भरी थी जो डीमन किंगडम से आए थे। वे लाइन में लगकर एक एक कर झुंड की तरह कूदने लगे, जैसे सैक्रिफिशियल लेमिंग्स हो। झंग वायु की आंखों में एक पल के लिए भी दया नहीं थी। तांत्रिक बुद्धिज्म के सिद्धांत के अनुसार हिम क्षेत्र में दुखों की जड़ यही राक्षस है और इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। काम निपटाने के बाद झंग वायु ने अपनी नजरें घुमाई और झंगी और उसके साथियों की ओर देखा। उसने सिर झुकाकर हल्के से धन्यवाद कहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लांसलॉट ने ठंडे व्यंग्य में अपने हाथ सीने पर बांधे और कहा, कोई बात नहीं, जब तक कि आप इस टॉवर में ट्रेजर के लिए हमसे कॉम्पीट नहीं करते। आपको तो पता है हम यहां किस लिए हैं। झंग वायु ने 9 स्टोरी डीमन टावर की ओर देखा और थोड़ी हैरानी से पूछा, ओ, अभी तक तुम लोगों को टॉवर का खजाना नहीं मिला? डिवाइन सोर्स या शायद सैक्रिफिशियल स्पिरिट, ये सब आउटसाइडर्स के लिए घातक प्रलोभन है। इतनी नजदीकी से इसकी ऑरा सब महसूस कर सकते थे। झंग वायु को आश्चर्य हो रहा था कि ये तीनों लोग अब तक लड़ क्यों रहे हैं, अंदर जाकर ट्रेजर क्यों नहीं निकाल रहे। ये सुनकर गाओ चंगकोंग, लांसलॉट और बाकी सबने झंग यी को गुस्से और घृणा से देखा और तभी झंग यी ने बोला, नहीं, मैंने वो चीज पहले ही ले ली है। सन्नाटा, हर कोई हक्का बक्का रह गया। सबने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसने कोई क्यामत की बात कह दी हो। तुमने क्या कहा? और फिर तेज हवा चलने लगी। प्यूअर, एक बड़ी सी पंखों वाली बिल्ली, एक विशाल फ्लफी डीमन चिंचिला आसमान से झांग यी के सामने उतरी। उसकी पीठ पर उस प्यारे चिंचिला ने अपने छोटे हाथों से एक काला जार कसकर पकड़ा हुआ था और उसे झंग यी की ओर ऐसे बढ़ा रहा था जैसे कोई कीमती खजाना दे रहा हो। हालांकि जार के अंदर रखा सोर्स एक बर्तन में बंद था, फिर भी उसकी आत्मा को कंपा देने वाली एनर्जी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। झंग यी ने वो जार लिया, आराम से एक ओर रखा और फिर उस प्यारे राक्षसी पालतू के सिर को सहलाया। गुड बॉय, तुम सच में बहुत प्यारे हो। सबके चेहरे झटके में थे। वे लोग तो अब तक डीमन टावर के गेट पर बैठे थे। उन्हें तो अंदर जाते किसी भी चीज की भनक नहीं लगी थी। 9 स्टोरी डीमन टावर की जो सुरक्षा थी वो इतनी कठोर थी कि उसे तोड़ने के लिए कम से कम फुल पावर एप्सिलॉन अटैक चाहिए। तो ये बड़ी बिल्ली और ये फ्लफी डीमन अंदर कैसे पहुंच गए? वे नहीं जानते थे कि पहले इस सैम चिंचुला ने किनलिंग माउंटेन के नीचे से भी सैक्रिफिशियल स्पिरिट चुरा ली थी, और वो भी पर्पल पिरामिड के पास से। तो ये डीमन टावर तो फिर भी आसान था। उसकी कॉम्बैट एबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसकी बरोइंग और स्टेल्थ डिगिंग एबिलिटीज बेहद खास है। अब गाओ चंगकोंग, लांसलॉट और अन्य सभी को ये बात समझ आ गई थी। वे झंग यी को ऐसे देख रहे थे जैसे उसे चबा जाना चाहते हों। केओस, तुम एक घृणित चालबाज हो। लांसलॉट चीखा, तुम ऊपर से तो बेवकूफ बन रहे थे, लेकिन अपनी टीम से चुपचाप टॉवर का खजाना निकलवा रहे थे। वे सभी अभी अभी झंग यी द्वारा लगभग पागल कर दिए गए थे। अंततः उन्हें यह एहसास हुआ कि झंग यी ने
उन्हें शुरू से बहुत चालाकी से बेवकूफ बनाया था। कई एलियंस इतने क्रोधित हुए कि वे तुरंत झंग यी को चुनौती देने के लिए दौड़े, लेकिन अपनी ताकत को याद करके उन्होंने खुद को रोक लिया। झंग यी ने चीजें पहले ही हासिल कर ली थी और अब चाहे या न चाहे वे कुछ नहीं कर सकते थे। तुमने जो कुछ भी अभी किया वो सब एक दिखावा था। लानत है। रील क्या है? तुम क्या मानते हो रील है? गाओ चंगकोंग ने गुस्से से माथा रगड़ा। उसकी पेशानी पर काली लकीरें उभर आई थी। झंग यी ने कंधे उचकाकर कहा, मैं वो था जिसने सबसे पहले ये चीज हासिल की। अब जब ये मेरे हाथ में है तो ये मेरी ही है। लांसलॉट ने एक गहरी सांस ली, फिर अचानक अपनी उंगली झंग यी की ओर उठाई। केओस, तुमने एक नाइट के तौर पर मेरी डिग्निटी का इंसल्ट किया है। किसी दिन मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा, लेकिन आज नहीं। अभी हमें और भी जरूरी काम करने हैं। लांसलॉट को अपनी प्रायोरिटीज पता थी। इस पूरे संघर्ष के दौरान उन्हें जरूर झंग यी ने बार बार प्रोवोक किया था, लेकिन जो कुछ 9 स्टोरी डीमन टावर के अंदर था वो उनके लिए अंतिम लक्ष्य नहीं था। झंग यी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, ठीक है, अगर अगली बार मैं फ्री हुआ तो तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मन में सोचते हुए, तुम्हारे साथ नरक तक जाऊंगा मैं? सीरियसली? क्या सचमुच तुम सोचते हो मेरे पास इतना टाइम है? लेकिन ऊपर से झंग यी बिल्कुल शांत था। अब जब उसने सारी बाजी मार ली तो एरोगेंट होना उसका हक बनता था। उसकी नजर गई अंडरटेकर की ओर, जो अब भी शांत मुद्रा में खड़ा था। मास्टर झंग, क्या हमारा ऑपरेशन अब यही खत्म हो गया? अंडरटेकर ने गंभीर स्वर में कहा। डीमन नेशन का मिशन तो पूरा हो गया। अब हम यहां के बाकी डीमंस को पूरी तरह एलिमिनेट करेंगे। फिर उसने विषय बदला, लेकिन कोर कॉज अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। झंग यी पहले ही इसका अनुमान लगा चुका था। डीमन रेस एक बार स्नोई प्लेटो पर रहने वाली सामान्य जाति थी। बाद में किसी अद्भुत शक्ति से प्रभावित होकर वे अबिस्व शिपिंग ट्राइब बन गए। हजारों साल बीतने के बाद भी उनकी भाषा अभी भी बर्फीले पठार की एंशंट टंग से मेल खाती है। यांग एक्साइन पहले डीमन किंगडम के अभिलेखों का विश्लेषण कर चुकी थी। किंवदंती के अनुसार उनके पहले राजा को ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे एक भयानक रसातल मिला था और वहीं से उसे अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई। तब से लेकर अब तक वे अबिस गॉड्स को खुश करने के लिए मानव बलि चढ़ाते आए हैं। झंग यी ने अब तक जो कुछ भी देखा और अनुभव किया, उससे उसे ये साफ हो गया था कि धरती के नीचे कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस अभी भी जिंदा है, और वही है जिन्होंने कभी स्नोलैंड के लोगों को डीमन एम्पायर में म्यूटेट किया। यदि इन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया तो ये ग्रेट स्नो माउंटेन से निकलकर पूरे प्लेटों पर तबाही मचा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ओरिजिनल जिंगडाओ में हुआ था, जहां फॉग वैली में जहरीली गैस छोड़े जाने के बाद पूरा द्वीप मरुस्थल बन गया था। यहां तक कि समुद्र की मछलियां भी खत्म हो गई। ये अंडरग्राउंड मिस्टीरियस ट्राइब्स अब मानवता के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुके थे। अंडरटेकर की नजर उठी 9 स्टोरी डीमन टावर पर। पद्म संभवा मास्टर के नोट्स में लिखा है कि डीमन नेशन ने डिमोनिक अबिस के ऊपर ही शहर बनाया था और वहां बलिदान के लिए एक विशाल ऑल्टर खड़ा किया था। इसलिए डिमोनिक अबिस की असली लोकेशन भी यही होनी चाहिए। ये कहते हुए उसने एक पीले हरे रंग का मॉन्स्टर सप्रेसिंग मैलेट निकाला। वो पुराना था, टूटा फूटा था और उस पर वर्षों पुराना क्षरण साफ दिखाई दे रहा था। ये पद्म संभवा द्वारा इस्तेमाल किया गया रिचुअल टूल था, जिसे अब अंडरटेकर साथ लाया था। उसने एक हाथ ऊपर उठाया और उसके शरीर से एक भव्य स्वर्ण बुद्धा लाइट फूट पड़ी। उसका युवा शरीर विशाल हो गया और उसने मॉन्स्टर सप्रेशन मैलेट उठाया, जैसे कोई अरहत डीमन टेमिंग रिचुअल कर रहा हो। उसने उस मूसल को पूरी ताकत से 9 स्टोरी डीमन टावर की ओर फेंका और फिर टावर के चारों ओर एक विशाल गोल्डन सनलाइट ऑरा फूट पड़ी। बूम! उस टावर का शिखर, जिसे पहले ही झंग यी ने नष्ट कर दिया था, अब जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ध्वस्त होने लगा।
चैप्टर 1355 राक्षसी रसातल के नीचे। डीमन एम्पायर का 9 मंजिला डीमन टावर, जो लगभग 1000 फीट ऊंचा था, अंडरटेकर के एक जबरदस्त हमले के बाद आधे से अधिक ढह गया और अनगिनत बॉडीज और भारी चट्टानें लुढ़कती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ ही पलों में एक विशाल गड्ढा सबकी आंखों के सामने प्रकट हो गया, और फिर जिंगकियान के अचानक प्रकट होने से झंगी और बाकी लोग वही ठिठक गए, क्योंकि उस विशाल टावर के नीचे एक अथाह खाई थी, जो इतनी गहरी और काली थी मानो स्याही हो। किंवदंती के अनुसार डीमोनिक रेस को अपनी शक्ति इसी अबिस से मिलती थी। डीमन नेशन ने बलिदान के लिए इस डीमोनिक अबिस के ऊपर ही 9 स्टोरी डीमन टावर का निर्माण किया था। झंगी को उस जार की याद आई जिसे बिग टोटोरो ने चुराया था। अगर उसका अनुमान सही है तो उस जार में वही डिवाइन सोर्स है। अचानक उसे स्टार आइलैंड के फॉग वैली की याद आई। वहां भी डिवाइन सोर्स मिला था। डिवाइन सोर्स उतना प्रभावी नहीं है जितना कि सैक्रिफिशियल सोल, लेकिन ये एक की तरह कार्य करता है जो जेनेटिक लॉक्स को खोलता है। आज जो कुछ भी झंगी ने देखा, उसके आधार पर उसकी समझ धीरे धीरे एक थ्योरी में बदल रही थी। संभवतः डिवाइन सोर्स वही अंश है जो सैक्रिफिशियल सोल से अलग किया गया था। अंडरग्राउंड ट्राइब्स को इसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए वे इसे डीमन एम्पायर को एक रिवॉर्ड की तरह देते हैं, और शायद इसी डिवाइन सोर्स की मदद से ही डीमन एम्पायर में 2 एप्सिलॉन लेवल एलियंस पैदा हो सके, एक बूढ़ा मरणासन्न और दूसरा जवान और शक्तिशाली। यही उनका तरीका था सुनिश्चित करने का कि डीमन एम्पायर के पास हर समय एक टॉप टियर फाइटर हो बलिदान देने के लिए, और शायद गेटवे की रक्षा करने के लिए भी। इस समय गरुड़ा और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के सदस्य उस विशाल अबिस को घूर रहे थे। डर के साथ साथ थोड़ा उत्साह भी उनके चेहरों पर था। यही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। डीमन एम्पायर अपने आप में बस एक जगह थी, कॉन्टिनेंटल एक्सपेडिशन जैसी महंगी यात्रा के लिए बहुत छोटी। असल में जो सीक्रेट रियल्म इस डीमन एम्पायर के नीचे छिपा है, वही उनका असली लक्ष्य था। किसी भी सीक्रेट रियल्म की खोज किसी भी नेशन के लिए अत्यधिक मूल्यवान होती है, जैसे किनलिंग अबिस, जिसकी सिर्फ 10% कैपेसिटी भी विकसित हुई है। फिर भी उसने शेंगजिंग रीजन को एक ऐसा सुपर रीजन बना दिया जो हुएक्सू एम्पायर को भी पार कर गया। इसलिए कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया की शक्तियां इस स्थान से डरती भी हैं और इसे पाने के लिए बेताब भी, क्योंकि ये जगह संकट भी लाती है, लेकिन उनके साथ साथ असंभव अवसर भी। झंग वायु ने अबिस के अंदर झांका, मुस्कुराया और सबके लिए एक बुद्धिस्ट चांट बोला। इस समय 4 ग्रेट फैमिलीज और संगजिया टेम्पल के लोग भी वहां पहुंच चुके थे, खून से लथपथ, और रास्ते में उन्होंने अनगिनत डीमंस को काट गिराया था। उनमें से एक आदमी की कमर पर 1 दर्जन से ज्यादा डीमन हेड्स लटक रहे थे, जैसे वे कोई ट्रॉफीज हों। अब जब डीमन एम्पायर के दोनों एप्सिलॉन्स मारे जा चुके थे, बाकी सब कैनन फॉडर बन गए थे। आखिरकार इस बार अलायंस आर्मी बहुत ही ताकतवर और हेविली आर्म्ड थी। दूसरी तरफ ने अपनी सारी कोर स्ट्रेंथ खो दी थी, और जब 9 स्टोरी डीमन टावर भी ढह गया तो उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। अब वे दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए आगे कोई बड़ा संघर्ष नहीं बचा। जैसे ही उन्होंने उस जायंट अबिस को देखा, देजी और बाकी सभी ठिठक गए। उनकी सांसें तेज हो गई और वे एक्साइटमेंट से कांपने लगे। वो खाई इतनी विशाल थी कि उसे देखकर ऐसा लगता जैसे शैतान की आंख उन्हें घूर रही हो। जब आप उस बॉटमलेस पिट में झांकते हो तो वो अबिस भी आपको देख रही होती है। उस एहसास से सबकी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। अब समय है कायनक्यू के कर्म को पूर्ण करने का। सभी को जो चाहिए वो इसी डीमोनिक अबिस के नीचे है। मैं आगे बढ़ता हूं। झंग वायु ने बोलते ही बिना एक पल गवाए सीधा डीमोनिक अबिस में छलांग लगा दी। उसके पीछे पीछे संगजिया टेम्पल के मंक्स, ये शेलंगताई फैमिली के प्राइवेट सोल्जर्स भी कूद गए। अब जब उनका विश्वास ही टूट चुका था
तो डरने को कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन हर कोई अबिस में प्रवेश नहीं करता। देजी ने डीमन एम्पायर की बची खुची सेनाओं को खत्म करने के लिए कुछ सैनिकों को पीछे छोड़ दिया था। इस युद्ध के अंत में डीमन एम्पायर का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। हमें बुराई के बीजों को कभी भी अंकुरित नहीं होने देना चाहिए। ये डीमंस बाहरी दुनिया के इंसानों से बिल्कुल अलग है। ये अब एक प्रकार की सबस्पीशीज ऑफ ह्यूमंस बन चुके हैं। अगर इन्हें जिंदा छोड़ा गया तो ये भविष्य में अनगिनत संकट पैदा करेंगे। इसके अलावा इनकी अलग मान्यताओं और बिलीफ सिस्टम्स के कारण इन्हें वश में करना लगभग असंभव है। इसलिए उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। उधर जब झंग यी और बाकी लोगों ने देखा कि देजी और अन्य इतने निडर होकर डीमोनिक अबिस में उतर रहे हैं, तो वे थोड़े हेजिटेंट हो गए। चाहे वो झंग यी की टीम हो, गरुड़ा या नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, सभी को यह स्पष्ट था कि एक सीक्रेट रिल्म में प्रवेश का अर्थ है जीवन और मृत्यु का अनुभव। अगर झंग यी ने भी कभी ये मौत का अनुभव न किया होता तो क्या वो आज इतना शक्तिशाली बन पाता? कई ऐसे गिफ्टेड सुपर ह्यूमंस हुए हैं जो विशेष शक्तियां रखते थे, लेकिन वे भी इसी तरह के सीक्रेट रिल्म्स में मारे गए, है ना? आखिरकार हर कोई झंग यी की तरह नहीं होता जो अपनी डिफेंसिव एबिलिटीज को पहले स्थान पर रखता है, और हर सीक्रेट रिल्म में होते हैं अंडरवर्ल्ड गार्डियंस, बाई लोंगजी जैसे भयानक प्राणी जिनसे जूझना आसान नहीं होता। इन्हीं तमाम कारणों की वजह से कोई भी डीमोनिक अबिस में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। झंग यी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सब कुछ देखा और गंभीरता से विचार किया। साथ ही उसने लाइंग वायु और बाकी साथियों को डीमन एम्पायर के इतिहास और खंडहरों की जानकारी इकट्ठा करने भेजा था। इसलिए उसका खुद नीचे उतरना कुछ समय के लिए टल गया। कुछ समय बाद गांव चंगकोंग मुस्कुराया। अब जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो फिर संकोच क्यों? अगर आप डरे हुए हैं तो चलिए जाकर खुद देख लीजिए। बोलते हुए उसने अपने पीछे खड़े साथियों और एक्साइए झा फैमिली के प्राइवेट सैनिकों को इशारा किया और सीधा अबिस की ओर चल पड़ा। इस बार गांव चंगकोंग का रवैया असामान्य रूप से निर्णायक था। लांसलॉट और राउंड टेबल नाइट्स के बाकी लोग थोड़ा डगमगाए, लेकिन तभी उन्हें दूर झंग यी दिखाई दिया, जो शांत मुद्रा में खड़ा जैसे कोई डेटी हो, हाथ जोड़े हुए था। लांसलॉट को थोड़ा शक हुआ और वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योस, तुम नीचे क्यों नहीं जा रहे? झंग यी ने उसकी ओर देखा। मैं एक कॉशियस पर्सन हूं, बिना पूरी तैयारी के कोई भी कदम नहीं उठाता। लांसलॉट को उसकी बात ठीक लगी, लेकिन तभी उसे याद आया अभी कुछ ही देर पहले झंग यी ने उनके साथ जो चाल चली थी, तब भी उसने इसी प्रकार की शांत बातें की थी, लेकिन पीछे से हुआ हुआ और टोटोरों के जरिए डिवाइन सोर्स चुरवा लिया। इस आदमी की एक भी बात पर भरोसा मत करना, लांसलॉट ने मन ही मन सोचा। झंग यी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और मुंह फेर लिया। राउंड टेबल नाइट्स के बीच एक विशालकाय लाल बालों वाला अधेड़ नाइट, जिसने सोने की चिलचिलाती बैटल आर्मोर पहनी थी, जोर से हंसा। क्या ये आदमी अब बैटलफील्ड की सफाई करने के लिए रुक गया है? वो आदमी एक विशाल भालू जैसा लग रहा था और राउंड टेबल में सबसे बुजुर्ग था। प्रोटेक्टर नाइट गलहद, जिसका एबिलिटी कोड नेम था गोल्डन लायन। गलहद की बात सुनते ही सभी नाइट्स को एहसास हुआ कि हो न हो झंग यी अब डीमोनिक अबिस में नहीं उतर रहा, बल्कि पीछे के रिसोर्सेज पर हाथ साफ करने वाला है। चारों ग्रेट क्लैन फैमिलीज पहले ही अपने अधिकतर प्राइवेट सोल्जर्स को लूट के लिए भेज चुके थे, लेकिन इस बंजर डीमन एम्पायर में सबसे मूल्यवान चीज डिवाइन सोर्स तो पहले ही झंग यी हथिया चुका है। अब और क्या बचा? थोड़ा विचार करने के बाद लांसलॉट को महसूस हुआ कि पूरे शहर को खंगालने में पूरा दिन लग जाएगा। इसलिए उसने अब और देर न करने का निर्णय लिया और सीधा डीमोनिक अबिस की ओर बढ़ चला। लेट्स गो, उसने कहा